होम्स ने इस बिल्डिंग को 1887 में बनाना शुरू किया। नीचे मेडिकल शॉप, ज्वेलरी शॉप थे। पर एक अजीब चीज़ उसने की जब उसने बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन शुरू करवाई। बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में होम्स बार बार वर्कर्स को चेंज करता था। एक वर्कर आता, कुछ दिन काम करता और फिर उसे निकाल देता। फिर न्यू वर्कर हायर करता, उसे भी कुछ दिन में निकाल देता। ऐसे करके किसी एक आदमी को इस बिल्डिंग का पूरा लेआउट नहीं पता था, बट वो ऐसा क्यों कर रहा था, आखिर वो बना क्या रहा था, उस बिल्डिंग में क्या सीक्रेट छुपा था। और जब पुलिस उस बिल्डिंग में गई तो उन्हें ऐसा क्या मिला कि उन सबके होश उड़ गए। 16 मई 1861 न्यू हेमिस्फीयर अमेरिका। यहीं पैदा हुआ था हरमन वेबस्टर मर्गेट। बहुत से लोग जब सीरियल किलर्स के बारे में सोचते हैं तो वो बचपन से ही किसी मॉन्स्टर को इमेजिन करते हैं, लेकिन रियलिटी अक्सर इतनी सिंपल नहीं होती। होम्स का बचपन देखने में नॉर्मल लगता था। उसके पेरेंट्स रिलीजियस थे, फैमिली रिस्पेक्टेबल थी, सब कुछ बाहर से ठीक लगता था। लेकिन कुछ लोगों ने बाद में याद किया कि हरमन दूसरे बच्चों से अलग था। वो बहुत इंटेलिजेंट था, लेकिन उतना ही मैनिपुलेटिव भी। उसे लोगों को ऑब्जर्व करना पसंद था। उसे समझना पसंद था कि कौन किस बात से डरता है, कौन किस बात पर ट्रस्ट करता है और कौन किस बात पर इमोशनल हो जाता है। ऐसे ट्रेट्स बचपन में शायद नॉर्मल लगते हैं, लेकिन जब यही चीज़ें एक डेंजरस पर्सनैलिटी के साथ मिल जाए तो रिजल्ट बहुत अलग हो सकता है। स्कूल में हरमन काफ़ी स्मार्ट माना जाता था। टीचर्स उसकी इंटेलिजेंस की तारीफ करते थे, लेकिन ये सिर्फ एक इंटेलिजेंट बच्चे की कहानी नहीं थी, क्योंकि कुछ ही सालों बाद हरमन को एक ऐसी जगह मिलने वाली थी जहां उसे सिर्फ साइंस नहीं, इंसान की बॉडी और सिस्टम की सबसे बड़ी वीकनेसेस भी समझ आने वाली थी। जब हरमन बड़ा हुआ, उसने मेडिसिन पढ़ने का फैसला किया। उसने मेडिकल स्कूल ज्वाइन किया और यहीं से उसकी ज़िंदगी का एक डार्क चैप्टर शुरू हुआ। मेडिकल स्कूल में स्टूडेंट्स को ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ाई जाती थी, कैडेवर्स के साथ काम करना पड़ता था और इसी इन्वायरमेंट ने होम्स को एक नया आइडिया दिया। उसने समझा कि इंश्योरेंस कंपनीज को कैसे वो बेवकूफ़ बना सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो इंश्योरेंस फ्रॉड स्कीम्स में इन्वॉल्व होने लगा। किसी डिसीज बॉडी को यूज करके फेक एक्सीडेंट का इंप्रेशन क्रिएट करना, इंश्योरेंस क्लेम लेना और पैसे कमा लेना। आज के ज़माने में ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन 1800s में रिकॉर्ड कीपिंग वीक थी, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वीक थी और इसी वीकनेस का होम्स ने फ़ायदा उठाया। उसे मज़ा आता था लोगों को बेवकूफ़ बनाने में, उसे मज़ा आता था सिस्टम को एक्सप्लॉइट करने में, और सबसे बड़ी बात, वो पकड़ा नहीं जा रहा था। हर सक्सेसफुल फ्रॉड के बाद उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ता गया। उसे लगने लगा कि वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट आदमी है, कि कोई उसे पकड़ नहीं सकता। और हिस्ट्री में कई डेंजरस क्रिमिनल्स की तरह यही ओवर कॉन्फिडेंस एक दिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाली थी। इंश्योरेंस फ्रॉड से होम्स सिर्फ पैसे नहीं कमा रहा था, वो एक और चीज़ सीख रहा था, कैसे झूठ को इतना परफेक्ट बनाया जाए कि सच भी उसके सामने छोटा लगने लगे। और जब वो शिकागो पहुंचा तो उसके पास सिर्फ एक नया नाम नहीं था, एक नया प्लान भी था। 1800s के आखिर तक शिकागो अमेरिका के फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज़ में से एक था। अपॉर्चुनिटीज़ थी, बिजनेस था और सबसे इम्पोर्टेंट गुमनामी थी। आप अपना पुराना नाम छोड़ सकते थे, अपनी पुरानी ज़िंदगी छोड़ सकते थे और एक नई आइडेंटिटी बना सकते थे। होम्स को इससे बेहतर जगह नहीं मिल सकती थी। यही उसने अपना नया नाम एडॉप्ट किया, एच होम्स, और धीरे धीरे उस शिकागो सोसाइटी का हिस्सा बनने लगा। उसने एक फार्मेसी में काम किया, कस्टमर्स उसे पसंद करते थे, वुमेन्स उसे अट्रैक्टिव समझती थी, बिजनेसमैन उसे ट्रस्टवर्दी समझते थे। हर किसी को लगता था कि वो एक एम्बिशियस यंग प्रोफेशनल है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। होम्स का टैलेंट सिर्फ झूठ बोलना नहीं था, उसका असली टैलेंट था लोगों को वही दिखाना जो वो देखना चाहते थे। अगर सामने बिजनेसमैन है तो वो बिजनेसमैन बन जाता, अगर सामने रोमांटिक इंटरेस्ट है तो वो परफेक्ट जेंटलमैन बन जाता, अगर सामने इन्वेस्टर है तो वो विजनरी एंटरप्रेन्योर बन जाता। हर इंसान के लिए एक अलग वर्जन, हर इंसान के लिए एक अलग मास्क, और धीरे धीरे ये मास्क इतने ज़्यादा हो गए कि शायद होम्स खुद भी नहीं जानता था कि असली चेहरा कौन सा है। अब तक होम्स सिर्फ लोगों को मैनिपुलेट कर रहा था, लेकिन अब वो कुछ ऐसा बनाने वाला था जिसे देखकर पुलिस भी सालों बाद हैरान रह गई।
एक बिल्डिंग जिसकी हर दीवार के पीछे एक सीक्रेट छुपा था। शिकागो 1889 अमेरिका का सबसे तेजी से बढ़ने वाला शहर। हर तरफ कंस्ट्रक्शन, हर तरफ बिजनेस, और इसी भीड़ के बीच 63rd स्ट्रीट और वॉलेस एवेन्यू के कॉर्नर पर एक नई बिल्डिंग खड़ी हो रही थी। पहली नज़र में वो किसी और कमर्शियल बिल्डिंग जैसी लगती थी। 3 मंजिला, ईंट और पत्थर से बनी हुई, नीचे दुकानें, ऊपर कमरे। एक आम आदमी के लिए उसमें कुछ भी अजीब नहीं था, लेकिन जो लोग उस बिल्डिंग को बना रहे थे उन्होंने एक बात नोटिस करनी शुरू कर दी। होम्स का बिहेवियर नॉर्मल नहीं था। कंस्ट्रक्शन के दौरान होम्स बार बार वर्कर्स को हायर करता और फिर अचानक निकाल देता। कोई क्रू ज्यादा दिन तक वहां काम नहीं करता था। एक कारपेंटर आता, कुछ हफ्तों बाद गायब। एक मैसन आता, उसे रिप्लेस कर देता। एक इलेक्ट्रीशियन आता, उसे भी हटा देता था। सालों बाद इन्वेस्टिगेटर्स को समझ आया कि होम्स ऐसा क्यों करता था। वो नहीं चाहता था कि कोई भी इंसान पूरी बिल्डिंग का लेआउट समझ सके। हर वर्कर सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा देखता। पूरा राज सिर्फ एक आदमी जानता था, खुद होम्स। और धीरे धीरे एक ऐसी बिल्डिंग तैयार हो रही थी जो अमेरिका की हिस्ट्री की सबसे इनफेमस बिल्डिंग्स में से एक बनने वाली थी। लोग बाद में इसे एक नाम देने वाले थे, द मर्डर कासल। सबसे नीचे था फर्स्ट फ्लोर। एक बिल्डिंग का सबसे नॉर्मल हिस्सा था। दिन भर लोग आते जाते रहते। एक ड्रग स्टोर था, एक ज्वेलरी शॉप, एक रेस्टोरेंट, एक बार्बर शॉप, यहाँ तक कि एक छोटा पोस्ट ऑफिस भी। सब कुछ बिल्कुल आम लगता था। यही होम्स की सबसे बड़ी ताकत थी, नॉर्मल दिखना। ड्रग स्टोर के काउंटर के पीछे खड़ा होम्स एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन लगता था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उसी बिल्डिंग के ऊपर क्या छुपा हुआ है। जब कोई कस्टमर पहली मंजिल से ऊपर जाता तो बिल्डिंग बदल जाती। दूसरी मंजिल एक मेज जैसी थी, एक ऐसा मेज जिसे समझना लगभग नामुमकिन था। कॉरिडोर्स अचानक 90 डिग्री पर मुड़ जाते। कुछ रास्ते डेड एंड पर खत्म हो जाते। कुछ सीढ़ियां सीधा दीवार के सामने जाकर रुक जाते। कुछ दरवाजे ऐसे कमरों में खुलते जो बाहर से नजर ही नहीं आते थे, जैसे बिल्डिंग्स खुद लोगों को कंफ्यूज करने के लिए बनाई गई हो। इन्वेस्टिगेटर्स बाद में जब ब्लूप्रिंट देख रहे थे तो उन्हें भी समझने में मुश्किल हुई कि कौन सा रूम किस रूम से कनेक्टेड है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। इस फ्लोर पर एक छोटा सा रूम भी था जिसे बाद में लोग ब्लैक क्लोजेट के नाम से जानने लगे। ना कोई खिड़की, ना कोई रोशनी, सिर्फ अंधेरा और छुपी हुई गैस पाइप्स। रिपोर्ट्स के मुताबिक होम्स अपने प्राइवेट रूम से वाल्व्स कंट्रोल कर सकता था और कुछ ही पलों में कमरे की हवा जहरीली बन सकती थी। फिर थे साउंड प्रूफ रूम्स। कुछ कमरों की दीवारों में आयरन प्लेट्स लगी थी, कहीं एस्बेस्टोस, कहीं हेवी कॉर्क लाइनिंग। मकसद एक ही था, आवाजों को बाहर जाने से रोकना। अगर अंदर कोई चीखे तो बाहर किसी को कुछ सुनाई ना दे। लेकिन बिल्डिंग का सबसे खौफनाक रूम था वॉल्ट। एक एयरटाइट स्टील वॉल्ट, बैंक के लॉकर रूम जैसा। मोटा दरवाजा, मजबूत दीवारें और अंदर से बचकर निकलने का कोई रास्ता नहीं। कहा जाता है कि होम्स कभी कभी लोगों को इस वॉल्ट के अंदर बंद कर देता था, फिर बाहर खड़ा होकर एक छोटे से पीप होल से देखता रहता। अंदर का इंसान दरवाजा पीटता, मदद के लिए चिल्लाता, लेकिन आवाज बाहर नहीं जाती और धीरे धीरे अंदर की हवा कम पड़ने लगती। दूसरी मंजिल के कुछ रूम्स में फ्लोर के अंदर छुपे हुए ट्रैप डोर्स भी थे। अगर किसी को पता ना हो तो कभी नोटिस भी ना करे। ये ट्रैप डोर्स सीधा वुडन सूट से कनेक्टेड थे, लंबे और स्मूथ टनल्स जो सेकेंड फ्लोर से बेसमेंट तक जाते थे। कुछ इन्वेस्टिगेटर्स का मानना था कि इनका इस्तेमाल भारी चीजों को नीचे पहुंचाने के लिए होता था और शायद इसी वजह से कुछ लोग बिना देखे बेसमेंट तक पहुंच जाते थे। 1893 में होम्स ने तीसरी मंजिल का कंस्ट्रक्शन शुरू कराया। उस समय शिकागो वर्ल्ड्स फेयर की तैयारी चल रही थी। लाखों टूरिस्ट शहर में आने वाले थे। ऑफिशियल कहानी ये थी कि होम्स एक होटल बनाना चाहता था, लेकिन सच इतना सिंपल नहीं था। तीसरी मंजिल कभी पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुई, ना ही उसे प्रॉपर होटल परमिट मिला। वहाँ छोटे छोटे रूम्स बने हुए थे, कुछ अपार्टमेंट्स, कुछ बेडरूम्स, और अक्सर वही लोग रहते थे जो होम्स के करीब होते। उसकी एम्प्लॉयज, उसकी स्टेनोग्राफर्स, उसकी गर्लफ्रेंड्स, ऐसे लोग जो धीरे धीरे उसकी दुनिया का हिस्सा बन रहे थे। और फिर था बेसमेंट, बिल्डिंग का सबसे अंधेरा हिस्सा। पुलिस जब 1895 में यहाँ पहुंची तो उन्होंने जो देखा उसने पूरे अमेरिका को हिला दिया। बेसमेंट किसी स्टोरेज रूम जैसा नहीं लग रहा था, वो एक वर्कशॉप जैसा लग रहा था।
एक ऐसा वर्कशॉप जहाँ कुछ बहुत ही डिस्टर्बिंग काम किया जाता हो, वहाँ एक इंडस्ट्रियल फर्नेस मिला, इतना पावरफुल कि हड्डियों और टिश्यूज को जलाया जा सके। एसिड के कंटेनर्स मिले, क्विक लाइम के बैरल्स भी मिले, ऐसे केमिकल्स जो बायोलॉजिकल एविडेंस को खत्म कर सकते थे। एक टेबल भी था काटने के लिए सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। और ये बात इन्वेस्टिगेटर्स को और भी डरा रही थी, क्योंकि होम्स कोई आम क्रिमिनल नहीं था, वो मेडिकली ट्रेंड था, उसे एनाटॉमी आती थी, उसे पता था कि ह्यूमन बॉडी के साथ कैसे काम किया जाता है। बेसमेंट में एक और अजीब चीज मिली, एक मैकेनिकल स्ट्रेचिंग रैक। जब पुलिस ने पूछा तो होम्स ने एक बिजार एक्सप्लेनेशन दिया। उसने कहा कि वो इंसानों को लंबा करने के एक्सपेरिमेंट्स करता था, एक रेस ऑफ जायंट्स क्रिएट करने की कोशिश। लेकिन पुलिस को जो मिला वो सिर्फ कुछ मशीन्स और केमिकल्स नहीं थे। सबसे डिस्टर्बिंग चीज तो अभी सामने आनी बाकी थी, क्योंकि अब इन्वेस्टिगेटर्स को उन लोगों के बारे में पता चलना शुरू हुआ जो इस बिल्डिंग में आए और फिर कभी वापस नहीं गए। लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स को एक कहानी कभी कन्विंसिंग नहीं लगी। आज भी मर्डर कासल के बारे में बहुत सी लेजेंड्स मौजूद है, कुछ सच, कुछ बढ़ा चढ़ा कर बताई गई, लेकिन एक बात पर लगभग सब सहमत है, ये बिल्डिंग नॉर्मल नहीं थी। ये सिर्फ एक बिजनेस प्रॉपर्टी नहीं थी, ये होम्स के दिमाग का फिजिकल ब्लूप्रिंट था। एक ऐसा मेज जहाँ हर दीवार के पीछे एक राज छुपा था, और जहाँ से कुछ लोग अंदर तो गए लेकिन कभी वापस बाहर नहीं आए। कासल का राज सिर्फ उसकी दीवारों में नहीं छुपा था, वो उन लोगों की कहानियों में भी छुपा था जिन पर होम्स ने सबसे पहले भरोसा जीता और फिर सब कुछ छीन लिया। लेकिन अगर होम्स की कहानी में कोई सबसे डरावना पैटर्न था तो वो था यंग औरतों का उसकी लाइफ में आना और फिर हमेशा के लिए गायब हो जाना। उनमें से कुछ उसकी एम्प्लॉयज थी, कुछ उसकी गर्लफ्रेंड्स, कुछ उस पर भरोसा करती थी, और कुछ तो ये तक मान बैठी थी कि होम्स उनसे शादी करने वाला है। लेकिन उनमें से किसी को भी ये नहीं पता था कि जिस आदमी पर वो ट्रस्ट कर रही है वो शायद अमेरिका की हिस्ट्री का सबसे डेंजरस प्रीडेटर था। सबसे पहले थी जूलिया स्माइट। शी वॉज 31। जूलिया एक शादीशुदा औरत थी। उसके हस्बैंड डॉक्टर लॉरेंस कॉर्नर होम्स की बिल्डिंग में काम करते थे। वहीं जूलिया और होम्स की मुलाकात हुई। धीरे धीरे दोनों के बीच रिलेशनशिप शुरू हो गया। जब लॉरेंस को अपने वाइफ के अफेयर के बारे में पता चला तो उसने जॉब क्विट कर दी और शहर छोड़कर चला गया। लेकिन जूलिया नहीं गई, वो अपनी 5 साल की बेटी पर्ल के साथ कासल में ही रहने लगी। अब होम्स और जूलिया का रिलेशनशिप ओपनली चल रहा था। फिर आई क्रिसमस ईव 1891। उस रात जूलिया और छोटी पर्ल अचानक गायब हो गई। पहले होम्स ने कहा कि जूलिया अपनी बीमार बहन से मिलने गई है, फिर उसने अपनी स्टोरी बदल दी। उसने कहा कि जूलिया अपने एक्स हस्बैंड के पास वापस चली गई है। लेकिन बाद में होम्स ने एक और कहानी सुनाई। उसने क्लेम किया कि जूलिया की डेथ एक एबॉर्शन के दौरान हो गई थी। उस दौर में ऐसे ऑपरेशंस बहुत डेंजरस होते थे, और होम्स पर शक किया गया कि उसने एबॉर्शन करवाने की कोशिश की थी जो गलत हो गई। लेकिन फिर सवाल था, छोटी बच्ची पर्ल का क्या हुआ? 5 साल की बच्ची कहाँ गई? बाद में होम्स ने क्लेम किया कि उसने पर्ल को पॉइजन दे दिया था, पॉसिबली इसलिए ताकि जूलिया की मौत का सच कभी सामने ना आ सके। जब पुलिस ने कासल की एक्सकवेशन की तो उन्हें एक बच्चे के पार्शियल स्केलेटल रिमेन्स मिले, उम्र लगभग पर्ल जितनी। हालांकि आइडेंटिफिकेशन कभी कंप्लीटली प्रूव नहीं हो सकी, और उस बच्ची के फादर यानी डॉक्टर लॉरेंस कॉर्नर होम्स के ट्रायल में एक इम्पोर्टेंट विटनेस बने। जूलिया और पर्ल शायद होम्स की पहली नॉन फीमेल्स विक्टिम थी, लेकिन आखिरी नहीं। 1892 में एमिलिन सिग्रैंड नाम की 23 साल की एक यंग औरत होम्स के लिए काम करने लगी। वो खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी और होम्स की नई पसंद बन चुकी थी। शुरुआत में दोनों के बीच क्लोज रिलेशनशिप था, पर यहाँ पे एक अजीब चीज हुई। एमिलिन होम्स से दूर रहने लगी, जैसे उसे कुछ समझ आने लगा हो, जैसे उसे महसूस हो गया हो कि कुछ गलत है। दिसंबर 1892 में एमिलिन अचानक गायब हो गई। उसके फैमिली को बताया गया कि उसने रॉबर्ट फेल्प्स नाम के एक आदमी से शादी कर ली है, लेकिन रॉबर्ट फेल्प्स नाम का कोई आदमी असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इन्वेस्टिगेटर्स का मानना था कि एमिलिन शायद होम्स के बच्चे की मां बनने वाली थी, और मुमकिन है कि वो भी एक फेल्ड एबॉर्शन की विक्टिम बनी हो। बाद में पुलिस को उसका स्केलेटन मिला। उसकी खाली ट्रंक उसकी मां के पास वापस भेज दी गई थी, मानो कोई कह रहा हो
अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन होम्स सिर्फ लोगों की जान नहीं लेता था, वो उनकी प्रॉपर्टी, उनकी आइडेंटिटी और उनकी पूरी ज़िंदगी पर कब्जा कर लेता था। और अगला टारगेट टेक्सास से आने वाली एक यंग वुमेन थी। 1893 में होम्स की लाइफ में एक और औरत आई, विलियमिना मिनी विलियम्स। सी वॉज 24। मिनी टेक्सास की रहने वाली थी। होम्स ने उसे जॉब दी, उसका ट्रस्ट जीत लिया और फिर धीरे धीरे उसे अपनी प्रॉपर्टी होम्स के नाम ट्रांसफ़र करने के लिए मना लिया। लेकिन होम्स ने अपना असली नाम यूज़ नहीं किया, उसने एक फेक आइडेंटिटी का यूज़ किया, अलेक्जेंडर बॉन्ड। असल में वो खुद होम्स ही था। कुछ ही वक्त में टेक्सास की कीमती ज़मीन उसके कंट्रोल में आ गई। फिर मिनी भी अचानक गायब हो गई। लेकिन उससे पहले उसकी छोटी बहन 18 साल की एना विलियम्स शिकागो आई थी। एना ने अपने रिलेटिव्स को एक लेटर लिखा। उसमें उसने लिखा था, ब्रदर हैरी मुझे यूरोप ले जा रहे हैं। ब्रदर हैरी यानी होम्स। लेटर के एंड में उसने लिखा, अब आपको मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर ना मिनी कभी दिखाई दी, ना एना। दोनों बहनें हमेशा के लिए गायब हो गई। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि उनके गायब होने के बाद भी होम्स उनकी आइडेंटिटीज़ का यूज़ करता रहा, उनके नाम पर फ्रॉड करता रहा, जैसे वो अभी भी जिंदा हो, जैसे उनकी लाइफ और मौत दोनों अब उसके कंट्रोल में हो। और ये तो सिर्फ वो औरत थी जिनके बारे में कुछ रिकॉर्ड्स बच गए। एमिली वैन टेसल, किटी टेली, लूसी बर्बैंक और कई दूसरे नाम जो होम्स के आसपास दिखाई दिए और फिर किसी अंधेरे में खो गए। मुमकिन है कि होम्स ने उन सबको मार डाला। हर नई डिसअपेरेंस के साथ एक ही सवाल और बड़ा होता गया, क्या कासल सिर्फ एक होटल था या फिर वो एक ऐसा ट्रैप था जहां से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। अब तक अचानक गायब होने वालों की लिस्ट इतनी लंबी हो चुकी थी कि पुलिस भी कंफ्यूज थी। लेकिन होम्स की सबसे बड़ी गलती अभी होना बाकी था, एक ऐसी गलती जो उसके पूरे एम्पायर को गिरा देगी। 1893 शिकागो, पूरा अमेरिका एक्साइटमेंट में था। वर्ल्ड्स कोलंबियन एक्सपोजिशन, या जिसे लोग सिंपली फेयर ऑफ वर्ल्ड कहते थे। ये इवेंट सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक स्पेक्टेकल था। हर रोज़ हजारों लोग शिकागो पहुंच रहे थे, यूरोप से, कनाडा से, अमेरिका के अलग अलग स्टेट से। हर कोई एक ही चीज़ देखना चाहता था, फ्यूचर। एक ऐसा फ्यूचर जो इलेक्ट्रिक लाइट से जगमगा रहा था, एक ऐसा फ्यूचर जो नए इन्वेंशन से भरा हुआ था। लेकिन आयरनी देखो, जब दुनिया फ्यूचर सेलिब्रेट कर रही थी, तब शिकागो के एक कोने में एक आदमी अपने खुद के डार्क प्लान बना रहा था। फेयर ऑफ वर्ल्ड ने होम्स को एक चीज़ दी जो उसे सबसे ज़्यादा पसंद थी, नए लोग, अजनबी लोग, ऐसे लोग जिन्हें शिकागो में कोई नहीं जानता था, ऐसे लोग जिनके गायब होने पर तुरंत अलार्म नहीं बजता। और होम्स को इसी तरह के लोग पसंद थे। उसकी बिल्डिंग में शॉप्स भी थी, रूम्स भी थे, ऑफिसेस भी थे और लोग रोज़ उसके कांटेक्ट में आते रहते थे। बहुत सी यंग औरतें जॉब ढूंढने आती थी, कुछ सेक्रेटेरियल पोजीशन के लिए, कुछ सेल्स वर्क के लिए। और होम्स हमेशा की तरह चार्मिंग था। लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेटर्स को एक अजीब बात समझ आई। होम्स के आसपास काफ़ी लोग आए, लेकिन उनमें से कुछ लोग अचानक गायब हो गए और उनके बारे में फिर कभी कुछ नहीं सुना गया। उस वक्त किसी ने इस पैटर्न को सीरियसली नहीं लिया। अमेरिका बड़ा था, कम्युनिकेशन स्लो था, लोग अक्सर बिना बताए सिटी चेंज कर लेते थे। लेकिन सालों बाद जब इन्वेस्टिगेटर्स ने रिकॉर्ड को जोड़ना शुरू किया, तो उन्हें कुछ अजीब सिमिलैरिटीज़ नज़र आई, जो कि बहुत अजीब था। लेकिन फेयर ऑफ वर्ल्ड सिर्फ शिकागो के लिए एक सेलिब्रेशन नहीं थी, होम्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी थी। और इसी भीड़ में एक ऐसा क्राइम होने वाला था जिसकी सच्चाई समझने में इन्वेस्टिगेटर्स को सालों लग गए। होम्स को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उसके अंदर कितना झूठ छुपा हुआ है। वो कॉन्फिडेंट था, वो लोगों को स्पेशल फील करवाना जानता था। जब वो किसी से बात करता तो सामने वाले को लगता कि वो दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट इंसान है, और यही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक होम्स ने अपनी ज़िंदगी में कई रिलेशनशिप्स मेंटेन किए, कई इंगेजमेंट्स किए, कई लोगों को उसने फेक प्रोमिसेस किए कि होम्स उससे शादी करेगा। कई लोगों को होम्स फ्यूचर के सपने दिखाए। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, उन प्रोमिसेस का रियलिटी से कोई लेना देना नहीं था। मतलब होम्स उन लोगों को मैनिपुलेट करता था, उन लोगों को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करता था। उसकी पूरी ज़िंदगी एक स्टेज प्ले जैसी थी, और वो उस प्ले का लीड एक्टर था। एक ऐसा एक्टर जो इतना कन्विंसिंग था कि ऑडियंस को कभी शक ही नहीं हुआ।
अगर होम्स की कहानी में कोई टर्निंग पॉइंट था तो वो था बेंजामिन पिचेल। बेंजामिन एक कारपेंटर और बिजनेसमैन था और धीरे धीरे होम्स का क्लोज एसोसिएट बन गया। दोनों ने मिलकर कई बिजनेसेस स्कीम्स में काम किए, कुछ लीगल, कुछ क्वेश्चनेबल और कुछ बिल्कुल धोखाधड़ी। लेकिन बेंजामिन और होम्स के बीच एक फ़र्क था। बेंजामिन चालाक था, होम्स मैनिपुलेटिव था, और जब मैनिपुलेटिव आदमी किसी पार्टनरशिप में होता है तो यूजुअली आउटकम अच्छा नहीं होता। 1894 में होम्स ने एक इंश्योरेंस फ्रॉड स्कीम प्लान की बेंजामिन के साथ। आइडिया ये था, बेंजामिन की फेक डेट क्रिएट करनी थी, $1000 इंश्योरेंस क्लेम लेना था और पैसे डिवाइड करने थे। पेपर पर एक प्लान सिंपल लग रहा था, लेकिन होम्स का प्लान अक्सर पेपर से बहुत अलग होता है और इसी जगह से कहानी डेंजरस डायरेक्शन में मुड़ने लगी, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक बेंजामिन पिट्जेल जिंदा रहने वाला नहीं था। इंस्टेड ऑफ फेकिंग बेंजामिन्स डेथ, होम्स ने बेंजामिन को जान से मार डाला ताकि डेथ रियल लग सके और बेंजामिन को पैसे ना देना पड़े। पूरा पैसा होम्स ने हड़प लिया। उसने बेंजामिन को ड्रग किया क्लोरोफॉर्म से एट देयर ऑफिस स्पेस एट 1316 कैलोविल स्ट्रीट इन फिलाडेल्फिया। होम्स को लगता था कि वो सबसे इंटेलिजेंट आदमी है। उसे लगता था कि पुलिस उसके लेवल तक कभी नहीं पहुंच सकती। लेकिन क्रिमिनल्स की सबसे कॉमन मिस्टेक क्या होती है? दैट्स ओवर कॉन्फिडेंस। और होम्स भी इसी ट्रैप में फंस गया। इंश्योरेंस फ्रॉड केस इन्वेस्टिगेटर्स का अटेंशन उस पर आ गया। उसने जो फ्रॉड्स किए थे उस पर शक होने लगे और पहली बार होम्स को रियलाइज़ हुआ कि लोग उसकी कहानियों को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं कर रहे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक बार इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाए तो हर झूठ के पीछे छुपा दूसरा झूठ सामने आने लगता है और होम्स की पूरी जिंदगी झूठों का एक मेज बन चुकी थी। हर क्राइम स्टोरी में एक विलेन होता है और कई बार एक हीरो भी। इस कहानी में वो हीरो था डिटेक्टिव फ्रैंक गेयर। गेयर पुलिस डिपार्टमेंट का एक एक्सपीरियंस्ड डिटेक्टिव था। उसे बेंजामिन पिट्जेल केस इन्वेस्टिगेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। शुरू में एक केस नॉर्मल फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे केस कुछ और बनने लगा। हर नए क्लू के साथ गेयर को लगने लगा कि ये स्टोरी सरफेस से काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। उसने ट्रैवल रिकॉर्ड्स देखे, लेटर्स देखे, विटनेस स्टेटमेंट्स देखे और फिर एक पैटर्न सामने आया। होम्स अलग अलग सिटीज़ में ट्रैवल कर रहा था और बेंजामिन के कुछ फैमिली मेम्बर्स भी उसके साथ देखे गए, लेकिन फिर वो फैमिली मेम्बर्स कहीं नज़र नहीं आए। मतलब कुछ तो गड़बड़ है। यहीं से गियर को पहली बार डर लगा, क्योंकि अब केस इंश्योरेंस फ्रॉड से बढ़कर कुछ और लग रहा था, बहुत ज़्यादा सीरियस। अगले कुछ हफ्तों में डिटेक्टिव गियर ने अमेरिका और कनाडा के कई शहरों में ट्रैवल किया, पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले, विटनेस की इंटरव्यूज ली। हर जगह वो एक ही चीज़ ढूंढ रहा था, सच। लेकिन सच आसानी से मिलने वाला नहीं था। होम्स ने इतने फेक नेम्स यूज़ किए थे कि रिकॉर्ड्स एक पजल बन गया था। हर सिटी में उसका नया नाम, नई आइडेंटिटी, नई स्टोरी, और फिर भी गियर उसके पीछे लगा रहा। एक क्लू दूसरे क्लू तक ले गया, दूसरा तीसरा तक, और धीरे धीरे पिक्चर क्लियर होने लगी। जितना ज़्यादा गियर इन्वेस्टिगेट करता गया उतना ही उसे रियलाइज़ हुआ कि होम्स सिर्फ एक कॉन आर्टिस्ट नहीं है, उसकी कहानी में कुछ और भी है, कुछ ऐसा जो बहुत शॉकिंग है। और फिर आया वो मोमेंट, वो डिस्कवरी जिसने एच.एस. होम्स का नाम पूरे अमेरिका में फैला दिया और जिसने पुलिस को मजबूर कर दिया कि वो उसकी पूरी ज़िंदगी को इन्वेस्टिगेट करे। लेकिन सबसे शॉकिंग चीज़ रिवील होना अभी भी बाकी था, क्योंकि होम्स की बिल्डिंग, जिसे लोग एक ऑर्डिनरी बिजनेस प्रॉपर्टी समझते थे, अब इन्वेस्टिगेटर्स के रडार पर आ चुकी थी। 1895 शिकागो। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने होम्स की बिल्डिंग को ऑफिशियली एग्जामिन करना शुरू किया तो उन्हें पहले ही दिन समझ आ गया कि ये कोई ऑर्डिनरी प्रॉपर्टी नहीं है। बाहर से देखो तो सब नॉर्मल लगता था, लेकिन जैसे ही ऑफिसर्स अंदर गए कंफ्यूजन शुरू हो गया। एक रूम से दूसरा रूम, दूसरे रूम से तीसरा, हॉलवेज जो अचानक खत्म हो जाते थे, दूसरा दरवाजे जो अजीब जगहों पर खुलते थे, कुछ सीढ़ियाँ जो किसी लॉजिकल डेस्टिनेशन तक नहीं जाते थे, कुछ रूम्स जिनमें विंडोज़ ही नहीं थी, कुछ स्पेसेस इतनी अजीब तरह से डिज़ाइन की गई थी कि इन्वेस्टिगेटर्स को बार बार मैप्स बनाने पड़े। एक ऑफिसर ने बाद में कहा था कि बिल्डिंग किसी मेज जैसी लग रही थी, जैसे होम्स ने जानबूझकर उसे कंफ्यूजिंग बनाया हो।
आज सोशल मीडिया होता है, उस वक्त न्यूज़पेपर्स होते थे और 1895 तक अमेरिका का हर बड़ा न्यूज़पेपर होम्स के बारे में लिख रहा था। एक तरह से वो अमेरिका का पहला ट्रू क्राइम सेलिब्रिटी बन चुका था और होम्स को अटेंशन पसंद थी, उसे लोगों का फैसिनेशन पसंद था। वो समझ चुका था कि उसका नाम अब अमेरिका के इमेजिनेशन का हिस्सा बन चुका है और उसने इस सिचुएशन को भी मैनिपुलेट करने की कोशिश की। कभी एक स्टोरी, कभी दूसरी स्टोरी, कभी एक वर्जन, कभी दूसरा वर्जन, हर बार नैरेटिव बदल जाता और इन्वेस्टिगेटर्स के लिए सच और फिक्शन को अलग करना मुश्किल हो गया। और जितनी ज़्यादा हेडलाइंस छप रही थी उतना ही मुश्किल होता जा रहा था ये समझना कि होम्स कौन सा सच बोल रहा था और कौन सा झूठ। लेकिन पुलिस के पास अब एक और लिस्ट बन रही थी, मिसिंग लोगों की लिस्ट। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी एक और डरावनी बात सामने आने लगी। वो लोग जो अचानक गायब हो गए और जिनका नाम किसी न किसी तरह होम्स से जुड़ता था। 1892 में एक आदमी अचानक गायब हो गया, उसके बाद उसे कभी नहीं देखा गया। परिवार वाले इंतज़ार करते रहे लेकिन वो कभी वापस नहीं आया। फिर आया 1893, शिकागो फेयर ऑफ वर्ल्ड चल रहा था। दुनिया भर से लाखों लोग शहर में आ रहे थे। उसी दौरान पेंसिल्वेनिया का रहने वाला जॉन डेविस भी मेले को देखने शिकागो पहुंचा, लेकिन वो कभी घर वापस नहीं लौटा, वो बस गायब हो गया। सालों तक परिवार वालों को उम्मीद रही कि शायद वो कहीं जिंदा हो, लेकिन 1920 में लगभग 27 साल बाद कोर्ट ने उसे कानूनी रूप से मृत घोषित कर दिया। कोई शव नहीं, सिर्फ एक मिस्ट्री। जॉन डेविस अकेला नहीं था। अगले कुछ सालों में ऐसे और भी नाम सामने आए जिनमें एक अजीब सी सिमिलैरिटी थी। सबका कनेक्शन कहीं ना कहीं होम्स तक जाकर रुकता था। फिर हैरी वॉकर नाम का एक आदमी था, इंडियाना के ग्रीन्सबर्ग का रहने वाला। नवंबर 1893 में वो भी अचानक गायब हो गया। रिपोर्ट्स के अनुसार उसने अपनी लाइफ का $20,000 का इंश्योरेंस करवाया था और उसने अपने दोस्तों को बताया था कि वो शिकागो में होम्स के लिए काम कर रहा है। इसके बाद उसका कोई पता नहीं चला। ऐसा लगा जैसे वो धरती से ही मिट गया हो। लेकिन शायद सबसे भयानक कहानी जॉर्ज थॉमस की थी। 1894 की गर्मियों में होम्स और उसका साथी बेंजामिन पिट्जेल उसे मिसिसिपी के टॉम्बिगबी रिवर के पास एक दलदली इलाके में ले गए। वहाँ क्या हुआ इसका पूरा सच कभी सामने नहीं आया, लेकिन बाद में होम्स ने अपनी दूसरी पत्नी को कन्फेस किया कि जॉर्ज थॉमस की हत्या उसने कर दी थी और उसका शव उसी दलदल में फेंक दिया। जुलाई 1894 में बाल्टीमोर के मिलफोर्ड कोल को होम्स की तरफ से एक टेलीग्राम मिला। उसे शिकागो आने के लिए कहा गया। कोल वहां पहुंचा, लेकिन उसके बाद उसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। वो भी उन लोगों की लंबी लिस्ट में शामिल हो गया जो होम्स के कॉन्टैक्ट में आने के बाद अचानक गायब हो गए। 1895 में पुलिस जब होम्स के सीक्रेट कासल की तलाशी ले रही थी तब उन्हें एक और चौंकाने वाली चीज़ मिली, एक बैंक बुक। ये बैंक बुक लूसी बरबैंक नाम की महिला की थी। लेकिन सबसे डरावनी बात बैंक बुक नहीं थी, उसके साथ चिमनी के अंदर इंसानी बाल भी मिले थे। अब सवाल ये था, लूसी बरबैंक कहाँ गई? क्या हुआ उसके साथ? आज तक कोई जवाब नहीं है और कहानी यही खत्म नहीं होती। होम्स की फांसी के लगभग 23 साल बाद 1919 में इलिनॉइस के लेक काउंटी के एक फार्म पर खुदाई के दौरान दो कंकाल मिले, एक मेल और एक फीमेल की। इन्वेस्टिगेटर्स ने माना कि ये दोनों लोग 1890 के दशक में मारे गए थे और शक फिर उसी नाम पर जाकर टिक गया, एच होम्स। लेकिन समय बहुत बीत चुका था, सबूत खत्म हो चुके थे, गवाह मर चुके थे और कई सवाल हमेशा के लिए अनआंसर्ड रह गए। यही वजह है कि हिस्टोरियंस आज भी मानते हैं कि होम्स के असली शिकारों की काउंट शायद कभी पता नहीं चल पाएगी। आधिकारिक रिकॉर्ड कुछ नाम बताते हैं, लेकिन उन लोगों की लिस्ट जो उसके आसपास से रहस्यमयी तरीके से गायब हुए कहीं ज़्यादा लंबी हो सकती है। और शायद यही बात एच होम्स को इतना डरावना बनाती है, क्योंकि हम ये नहीं जानते कि उसने कितने लोगों को मारा। सालों तक होम्स दूसरों को चेस करवाता रहा, लेकिन अब पहली बार कोई उसके पीछे था और इस बार बचकर निकलना आसान नहीं था। आखिरकार लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज होम्स के इतने करीब पहुंच गई थी कि उसका बचना मुश्किल था। नवंबर 17, 1894 में उसे अरेस्ट कर लिया गया और पहली बार अमेरिका का सबसे मिस्टीरियस क्रिमिनल एक जेल सेल में बैठा था। लेकिन अरेस्ट के बाद
बाद भी होम्स ने अपनी आदत नहीं बदली। सबको लगा था अब सच बाहर आ जाएगा, लेकिन जेल के अंदर भी होम्स ने एक ऐसा साइकोलॉजिकल गेम शुरू किया जिसने इन्वेस्टिगेटर्स को और कंफ्यूज कर दिया। वो इन्वेस्टिगेटर्स को कंफ्यूज करने लगा, कभी कोऑपरेट करता, कभी स्टोरीज बदल देता, कभी डिटेल्स ऐड करता, कभी डिटेल्स हटा देता। फिर आया वो फेज जिसने केस को और भी मिस्टीरियस बना दिया, कन्फेशंस। होम्स ने कन्फेस किया कि उसने 27 मर्डर किए शिकागो में एंड ही गॉट $7,500 बाय द हर्स्ट न्यूज़पेपर्स इन एक्सचेंज फॉर हिज कन्फेशन। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या होम्स सच बोल रहा था या फिर वो अपनी बदनामी को भी बेच रहा था? होम्स ने अलग अलग वक्त पर अलग अलग क्लेम्स किए। कभी उसने कुछ इंसिडेंट्स एक्सेप्ट किए, कभी कुछ डिनाई किए, कभी नंबर्स बदलते रहे, कभी स्टोरीज बदलती रही। एक वक्त पर उसने क्लेम किया कि उसने डजन्स ऑफ पीपल को हार्म किया, फिर कुछ और स्टेटमेंट्स आए, फिर कुछ और स्टोरीज। रिजल्ट ये आया, कन्फ्यूज़न, बहुत कन्फ्यूज़न। आज भी हिस्टोरियंस इसी वजह से डिबेट करते हैं एग्जैक्टली कितने विक्टिम्स थे। क्या न्यूज़पेपर्स ने नंबर्स इन्फ्लेट किए? क्या होम्स खुद अटेंशन के लिए स्टोरीज बना रहा था या सच कहीं बीच में था? इस सवाल आज भी पूरी तरह सॉल्व नहीं हुआ और शायद कभी होगा भी नहीं, क्योंकि उसका सबसे बड़ा वेपन अनसर्टेनिटी था। अब होम्स की ट्रायल की बारी आई। कोर्ट रूम पैक्ड था, रिपोर्टर्स हर जगह मौजूद थे, पब्लिक क्यूरियस थी और होम्स बिल्कुल काम नज़र आ रहा था, जैसे वो किसी मर्डर ट्रायल में नहीं बल्कि बिजनेस मीटिंग में बैठा हो। विटनेसेस आए, एविडेंस प्रेजेंट हुए, इन्वेस्टिगेटर्स ने अपनी फाइंडिंग्स रखी और धीरे धीरे केस जजस के सामने क्लियर होने लगा। होम्स ने दिखा दिया था कि कभी कभी मॉन्स्टर एक परफेक्टली टेलर्ड सूट पहनकर आता है और मुस्कुराता भी है। ट्रायल के बाद होम्स को डेथ सेंटेंस मिल गया, लेकिन डेथ रो पर भी उसने लोगों का अटेंशन अट्रैक्ट करना नहीं छोड़ा। जर्नलिस्ट उससे मिलना चाहते थे, पब्लिशर उसकी स्टोरी खरीदना चाहते थे और होम्स आखिरी वक्त तक एक मिस्ट्री बना रहा। कभी वो रिग्रेटफुल लगता, कभी कॉन्फिडेंट, कभी कोऑपरेटिव, कभी मैनिपुलेटिव, जैसे उसने डिसाइड कर लिया हो कि सच कभी पूरी तरह सामने नहीं आएगा और शायद वही उसकी फाइनल विक्ट्री होगी। ऑन May 7, 1896 होम्स को फांसी दी गई मोएमेंसिंग प्रिजन में। लाइक एंड सब्सक्राइब।